हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे पैंक्रेटिक कैंसर के बारे में। पैंक्रेटिक कैंसर अकर व्हेन सेल्स इन योर पैंक्रियास चेंजेस एंड मल्टीप्लाई आउट ऑफ कंट्रोल एंड फॉर्मिंग ए ट्यूमर। यानी कि पैंक्रेटिक कैंसर तब होता है जब आपके पैंक्रियास में जो सेल्स होते हैं मल्टीप्लाई होने लगते हैं और वो एक ट्यूमर की फॉर्म ले लेते हैं। जैसे कि ये पैंक्रियाज है आपका, और इसमें जो ये सेल्स बन रहे हैं ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जा रहे हैं और ये बड़े बड़े सेल्स बन जा रहे हैं, जिसकी वजह से आपका जो पैंक्रियाज है काम करना बंद कर देता है और ये एक तरीके से ट्यूमर बन जाता है। यानी कि एक तरीके से गोला सा बन जाता है जिससे आपको दिक्कत होती है। और पैंक्रियाज का बहुत फंक्शन होता है। इसका फंक्शन ये होता है कि आपका जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट करने का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज अगर नहीं ढंग से काम करेगा तो आपका जो फूड है अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। मोस्ट पैंक्रेटिक कैंसर स्टार्ट इन अ डक्ट ऑफ द पैंक्रियाज। बहुत से पैंक्रियाज स्टार्ट होते हैं डक्ट से। चलिए इसके बारे में जाने थे कि कौन से टाइप होते हैं पैंक्रियाटिक कैंसर के। बेसिकली दो टाइप के पैंक्रियाटिक कैंसर होते हैं। एक होता है एक्सोक्राइन, एक होता है न्यूरो एंडोक्राइन। तो ज़्यादातर जो पेशेंट्स होते हैं 90% ऑफ द पेशेंट्स हैव एक्सोक्राइन ट्यूमर्स। Over 90% of the pancreatic tumor are exocrine tumor. The most common type of pancreatic cancer is adenocarcinoma. तो adenocarcinoma is a type of pancreatic cancer which is very common. और 10% लोग ऐसे होते हैं जिनके पास न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होता है। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ये समझना है कि इसके सिम्टम क्या होते हैं, क्यों और कैसे ये होता है पैंक्रेटिक कैंसर, और क्या इसके लक्षण हैं जो आप समझ सकते हैं। पैंक्रेटिक कैंसर सिम्टम्स में इंक्लूड जॉन्डिस, यानी कि आपको पीलापन होगा, आपकी आंखें पीली हो जाएंगी, आपके स्किन जो है वो भी पीली हो जाएगी। एंड डार्क यूरिन, यानी कि जो आपका मूत्र है उसका रंग गाढ़ा हो जाएगा। लाइट कलर्ड स्टूल, यानी कि आपका जो स्टूल निकलता है, लैट्रिन आती है, उसका कलर हल्का हो जाएगा। अपर एब्डोमिनल पेन, यानी कि जो आपका शरीर में ऊपर का हिस्सा है, मतलब एब्डोमिनल पेन होता है, ऊपर की साइड पेन होता है छाती की तरफ। मिडल बैक पेन, यानी कि पीछे की साइड आपको बैक में पेन होता है बीच में। फेटिग मतलब होता है कि आपको थकावट रहती है। इची स्किन का मतलब होता है आपके जो स्किन है उसमें खुजलाहट होती है। नोजिया एंड वोमिटिंग का मतलब होता है कि आपको उल्टी करने के जी मचलाता है, उल्टी करने का मन करता है। और यहाँ पे गैस हो सकती है, आपको ब्लोटिंग हो सकती है, खाना खाने में आपकी कमी आ सकती है, और आपके अंदर वो जो ब्लड क्लॉट्स भी बन सकते हैं और आपका वजन घट सकता है। तो ये सारे बेसिक सिम्टम्स है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको कुछ ना कुछ दिक्कत तो शरीर में चल रही है। तो जिसके लिए आपको गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो आपका एग्जामिन करेंगे कि आपको क्या दिक्कत है, उसके हिसाब से आपको वो दवा दे सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जब कैंसर होता है, पैंक्रेटिक कैंसर होता है, तो हमें अर्ली स्टेज में पता ही नहीं चलता कि ये पैंक्रेटिक कैंसर है, क्योंकि इसको पता होने में कम से कम साल 1.5 साल बाद हमें सिम्टम दिखाई देते हैं। जब हमें तो खाना खाने में दिक्कत आती है, तो ऐसे में हमें समझ में आता है कि ये कुछ तो दिक्कत ज़्यादा है। कुछ चीज़ें हैं जिससे पैंक्रेटिक कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, जैसे कि स्मोकिंग। अगर आप स्मोक करते हैं तो स्मोकिंग करना छोड़ दें, बहुत अच्छा होगा। सिगरेट पीना, सिगार पीना और तरह की जो धूम्रपान के सेवन करते हैं, इस चीज़ें उन सबको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। उससे पैंक्रियाटिक कैंसर या किसी भी टाइप का कैंसर होने का संभावना बढ़ जाती है। ओबेसिटी मतलब होता है आपका मोटापा। आप अगर आप मोटापा एक्स्ट्रा है, वजन आपका ज़्यादा है आपके शरीर में, तो उसको भी आपको कम करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये एक रिस्क फैक्टर है कैंसर का। एंड डायबिटीज़, स्पेशली टाइप 2 डायबिटीज़, यानी कि शुगर की मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसको भी आपको कम करना है और ऐसा मीठा खाना कम करना है। चाय हो सके तो आप एक बार पिएं या ना पिए तो ज़्यादा अच्छा है। एक्सपोजर टू सर्टन केमिकल्स लाइक पेस्टिसाइड एंड पेट्रोकेमिकल्स, यानी कि कई बार केमिकल से भी रिएक्शन हो सकता है शरीर में, और पेस्टिसाइड एंड पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं उससे भी दिक्कत हो सकती है। क्रॉनिक पैंक्रियाटिक परमानेंट इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैंक्रियाज, यानी कि आपका जो पैंक्रियाज है उसमें परमानेंटली इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी कि परमानेंट रूप से वो मोटा हो गया है। हेरिडिटरी क्रॉनिक पैंक्रियाटिक ड्यू टू जीन म्यूटेशन पास्ड फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू चाइल्ड,
कई बार ऐसा देखा गया कि अगर माता पिता को पैंक्रेटिक कैंसर है तो वो हेरिडेटरी चीज़ें बच्चे में भी आ सकती हैं, तो उसके लिए आपको टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। हेरिडेटरी सिंड्रोम विच चेंजेस इन जीन्स सच एस BRCA1 एंड BRCA2 जीन्स पास फ्रॉम बायोलॉजिकल पेरेंट्स टू चाइल्ड। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको समझने की जरूरत है कि जो चीज़ें हम अपने आप कंट्रोल कर सकते हैं उसको तो हमें कंट्रोल ज़रूर करना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि स्मोकिंग हमें छोड़ना चाहिए। अगर हम ओबेसिटी है हमारे से है, मतलब शरीर में मोटापा है, वो ख़त्म करना चाहिए। डायबिटीज़ है उसका इलाज करा लेना चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा हमें थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए, खेल कूद करना चाहिए, थोड़ा सा फिजिकल एक्सपोजर बढ़ाना चाहिए। देखिए हमारा शरीर जब थकेगा तभी हम अच्छी नींद आएगी, और ये सब चीज़ें भी हमारे दिमाग में नहीं रहेंगी कि हमारे को ये क्या दिक्कत चल रही है। तो ये सब चीज़ें हैं। एंड हाउ वी कैन एबल टू डायग्नोस दैट वी हैव पैंक्रेटिक कैंसर्स। तो इसके लिए बहुत से टेस्ट होते हैं, लाइक CT स्कैन, MRI, PET स्कैन एंड एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड। तो ये सब टेस्ट होते हैं। ब्लड टेस्ट भी होते हैं। एक ब्लड टेस्ट का नाम है CA 19.9। तो इट इज़ ए टाइप ऑफ ब्लड टेस्ट। इसमें पता चलता है इट इज़ अ टाइप ऑफ प्रोटीन रिलीज बाय द पैंक्रेटिक कैंसर सेल्स। यानी कि कई बार क्या होता है कि पैंक्रेटिक कैंसर सेल से कुछ तरह का प्रोटीन निकलता है, तो उससे फाइंड आउट करते हैं कि आपका कैंसर की मात्रा कितनी है, क्या है। इट मे इंडिकेट ए ट्यूमर एज वेल। तो ये CA 19.9 नाम से एक ब्लड टेस्ट होता है, उससे भी पता चलता है। स्टेजिंग, लैप्रोस्कोपी, जेनेटिक टेस्टिंग। तो अब हम जान लेते हैं कि हाउ इज़ द पैंक्रेटिक कैंसर ट्रीटेड, कैसे आप इसको ट्रीट कर सकते हैं। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट डिपेंड ऑन सर्टेन फैक्टर्स इंक्लूडिंग एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ द ट्यूमर, यानी कि जो ट्यूमर हमें हुआ है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी स्टेज क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड या फोर्थ स्टेज पे चल रहा है कैंसर, आपकी ओवरऑल हेल्थ क्या है, आपकी एज क्या है, वेदर द कैंसर हैज स्प्रेड बियॉन्ड योर पैंक्रियाज, यानी कि आपका जो कैंसर है वो आपके शरीर के किस किस हिस्से तक पहुंच चुका है, ये भी बहुत जानना जरूरी है। और सर्जरी से भी आप इससे निजात पा सकते हैं। सर्जरी एक इट इज़ अ रियलिस्टिक वे टू क्योर पैंक्रेटिक कैंसर। इसमें होता क्या है, मेरा जेन्युइन ओपिनियन है कि आपको सर्जरी की जाती है, जहाँ पे पैंक्रियाटिक कैंसर होता है वो उसको काट के निकाल दिया जाता है, और उससे आप धीरे धीरे रिकवर होने लगते हैं शरीर में, 1-1.5 महीने में रिकवर हो जाते हैं। बट हाँ, उसके बाद ये है कि उसके बाद भी कीमोथेरेपी एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको लगभग 5-6 महीने कीमोथेरेपी आपकी करानी पड़ती है, कि ऐसे जो सेल्स हैं जो कि गलत सेल्स हैं वो आपको दोबारा उत्पन्न ना हो जाए शरीर में, तो वो कीमोथेरेपी भी होती है। और कीमोथेरेपी कराना आसान नहीं होता। सर्जरी जितना कठिन होती है कराना, उससे कम कठिन आपका कीमोथेरेपी भी नहीं होती, क्योंकि कीमोथेरेपी में भी आपके जब आप करा के आते हैं तो आपका शरीर काफ़ी थक जाता है, और आपको थकान, उल्टी, चक्कर जैसे ऐसे फैक्टर दिखाई दे सकते हैं। तो इसलिए आप अपने डॉक्टर से ज़रूर बातचीत करिए इस चीज़ के लिए। एक होता है विपल प्रोसीजर। इसमें क्या होता है कि आपका जो भी ट्यूमर होता है और वो पैंक्रियाज के हेड पे होता है, हेड्स पे होता है, तो वहाँ पे क्या होता है, आपके हेड को ही, पैंक्रियाज का जो हेड होता है उसको काट के निकाल दिया जाता है ताकि वो वहाँ से हट जाए। तो यहाँ पे लिखा है इफ द ट्यूमर इज इन द हेड ऑफ द पैंक्रियाज योर प्रोवाइडर मे रिकमेंड ए विपल प्रोसीजर। द सर्जिकल अप्रोच रिमूव द हेड ऑफ द पैंक्रियाज, यानी कि उस पैंक्रियाज के हेड को ही हटा दिया जाता है, तो इट्स ए विपल प्रोसीजर। और बहुत से तरीके हैं, डिस्टल पैंक्रियाटेक्टोमी, टोटल पैंक्रियाटेक्टोमी। तो कीमोथेरेपी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फेमस वे। इसमें क्या होता है कि एक तरीके से ग्लूकोज जिसकी बोतल हम चढ़ाते हैं या खून चढ़वाते हैं, उसी तरीके से ग्लूकोज की बोतलें ही होती हैं 3-4। इसमें वो क्या होता है, इसमें कुछ ड्रग्स डालते हैं जो कि कैंसर के सेल को किल करती हैं, और ये काफ़ी देख रेख में किया जाता है। सरकारी अस्पतालों में भी इसका इलाज होता है। यहाँ के दिल्ली के अस्पताल में JB पंत अस्पताल है, और राम मनोहर लोहिया अस्पताल है, और बहुत से अस्पताल हैं, लोकनायक हॉस्पिटल है। यहाँ पे सारा काम ये फ्री में होता है, तो आपका कोई भी पैसा लगता नहीं है। हाँ, इसमें आपको थोड़ा धक्का खाना पड़ सकता है सरकारी अस्पतालों में, प्राइवेट में कराएंगे तो आपका काफ़ी खर्चा भी आ सकता है। रेडिएशन थेरेपी भी होती है। रेडिएशन थेरेपी यूजेस हाई एनर्जी एक्सरे टू किल कैंसर सेल, यानी कि एक्सरे, हाई एनर्जी एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि कैंसर सेल को मतलब मारा जाए। एंड टारगेटेड थेरेपी। सबसे बड़ी बात है कि हम पैंक्रेटिक कैंसर अगर हो भी जाए तो हमें किन किन चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए और क्या चीज़ें हमें लिमिट में करना चाहिए।
सबसे पहली बात तो हमें स्मोकिंग को ख़त्म कर देना चाहिए। वी डू नॉट हैव टू स्मोक, वी हैव टू क्विट स्मोकिंग। अल्कोहल पी रहे हैं तो उसको सीधा बंद कर दो, लिमिट करने की जरूरत नहीं, सीधा बंद करो। एंड ईट लॉट ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड होल ग्रेन्स, यानी कि अच्छे फल खाइए, वेजिटेबल्स खाइए, ग्रेन्स, होल ग्रेन्स वेजिटेबल खाइए, थोड़ा बाहर घूमिए। रिड्यूस योर इनटेक ऑफ रेड मीट्स, सर्जरी ड्रिंक, शुगरी ड्रिंक एंड प्रोसेस्ड फूड, यानी कि लाल मीट जो होता है यानी कि बकरे का मीट होता है, शुगरी ड्रिंक यानी कि मीठा कुछ होता है, और प्रोसेस्ड फूड जो होता है, ये सब चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। एंड लिमिट योर सेल्फ टू हार्मफुल केमिकल्स सच एस पेस्टिसाइड एंड पेट्रोकेमिकल्स। कई बार हमारे जो लोग होते हैं वो खेतों में काम करते हैं, पेस्टिसाइड और केमिकल्स और का इस्तेमाल करते हैं अपने खेतों में, तो उन चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए। एंड मेंटेन ए वेट दैट हेल्दी फॉर यू, और एक ऐसा वजन अपना बना कर रखना चाहिए जो कि आपकी सेहत के अनुसार ठीक हो। राइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं। और अगर आपको ऐसा सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया, तो आप गैस्ट्रोलॉजिस्ट डॉक्टर को दिखा सकते हैं, तो वो इस पे जांच पड़ताल करेंगे। तो ये कुछ डॉक्टर होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट, ऑन्कोलॉजिस्ट, तो ये सब मेन डॉक्टर होते हैं जो कि वेरीफाई करते हैं आपका किस स्टेज पे कैंसर है, अगर आपको कैंसर है भी या नहीं है, तो ये सब चीज़ें वो वेरीफाई करेंगे। तो इट इज़ ए डिजीज़ एंड वी हैव टू वर्क ऑन दिस। और मेन इसमें चीज़ें ये है कि आपको जॉन्डिस हो सकता है, पीलियस होता है, स्टमक और बैक पेन हो सकता है, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस होता है, आपका वजन काफ़ी कम होता है, हो जाएगा अचानक। मान लीजिए 60-70 किलो के आप वजन है आपका नॉर्मली, तो आपका वजन घट के 40-45-50 हो जाएगा। सडन ऑनसेट ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ के भी रिस्क फैक्टर होते हैं। तो ये सब चीज़ें कुछ चीज़ें हैं, आप समझ सकते हैं, और आप अपने डॉक्टर को दिखाइए, तो आपको डॉक्टर आपको एक अच्छी सलाह देगा। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जो भी दिक्कत है वो आपकी दिक्कत ख़त्म हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू वेरी मच।